नीट में ऐसा है कि आप 12 बैठिएगा या 12 फेल कीजिएगा, जब तक आपको टेक्निकल पता नहीं है। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो भैया क्या होगा? अच्छा ये होगा। माथा या ब्रेन है ना, आप समझिए, भेजा कहिए, माथा कहिए, ब्रेन कहिए, दिमाग कहिए, है ना, खोपड़ी कहिए। जैसे कि हम आए हैं, पढ़ाए नहीं, समझाए नहीं, आके हाँ ही निकल जाए क्लास से, तो क्या होगा? आप सीख पाइएगा? अधिक आपका नहीं। ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा हम बोल रहे हैं बोर्ड पे, वैसा ही आज बड़ा बच्चा है, कोई बड़ा फैमिली का है, तो उसको सबसे आगे बैठाओ। अरे इसका बाप बहुत अमीर है, इसको आगे बैठाओ। ये तुम गरीब है, तुम पीछा के लाओ बोरा, पीछे तुम बैठा देगा, नाक देगा, हंसता मुखड़ा बनाएगा, इसे करेगा, है ना, बाल दे देगा। बच्चा देखिए उसको करते हुए ऐसा करेगा। क्या इसमें कुछ है? दम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हलवा कुछ नहीं है। क्या है? दृष्टि बाधित, अंधा, ब्लाइंडनेस, सांप, इसको जिसका आंखें में काम करता है। बताइए भैया कि शब्द के जाल से बचिए, शब्द के जाल, शब्द का जाल हर किसी को फांस लेता है। ठीक है, सीटेट में शब्द का जाल कितना है कि आप शब्द को समझ नहीं पाएंगे तो प्रश्न को समझ नहीं पाएंगे, जब प्रश्न को समझ नहीं पाएंगे तो ABCD ऑप्शन क्या हलवा आंसर देंगे, कुछ नहीं आंसर दे पाएंगे। और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं रवि प्रकाश, डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है। वंदन और क्रांतिकारी इस्तेकबाल है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, आज हम अकेले नहीं मिल रहे हैं आपसे। आज हम और हमारे साथ में एक सर हैं, नायक सर इनका नाम है। इनका नाम नायक सर है। और ये क्यों आए हैं, सारे मकसद को मैं बता रहा हूँ। और थंबनेल में प्रश्न को देख कर भी आप लोगों को अंदाजा लग रहा होगा, सीटेट टेस्टेड लगा हुआ है। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि आपको पहले से ही पता होगा ऐड के माध्यम से कि डिस्कवरी आईएएस एकेडमी जो है सीटेट और एस्टेट का बड़े लेवल पर बैच को प्रारंभ कर रही है दिसंबर वाले सेशन के लिए। तो उसके लिए डिस्कवरी आईएएस एकेडमी की टीम जो है तैयार की गई है। उसमें अक्षय सर हैं, गौतम सर हैं, फिर अजय सर हैं और 2 सर हैं। टोटल 5 सरों का टीम है, जिसमें संस्कृत के हैं, उर्दू के हैं, CDP के स्पेशलिस्ट हैं, पर्यावरण के स्पेशलिस्ट हैं, गणित विषय के स्पेशलिस्ट हैं। वो सभी शिक्षकों, गुण शिक्षकों के माध्यम से आप लोगों के लिए यह बैच स्टार्ट किया जा रहा है। तो वो बैच तो दिसंबर में है, एग्जाम हो गया, उसका बैच अगस्त के लास्ट में स्टार्ट होगा। तो इसी कड़ी में क्या है ना कि अगस्त में जो परीक्षा होने वाली है सीटेट की 20 अगस्त को, उसके लिए संभावित प्रश्नों की सूची नायक सर, गौतम सर, अजय सर आदि सरों के माध्यम से तैयार किया गया, जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा। जो इसी कड़ी में आज जो है नायक सर जो है आपसे मुखातिब हो रहे हैं और 2 शब्द उनसे बोलेंगे और फिर जो है ये स्टार्ट करेंगे कि इनकी स्ट्रेटजी क्या है, रणनीति क्या होगी, वो सब बताएंगे। उसके बाद ये जो है सेशन को स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, अब इनकी बात को सुनिए आप। सभी का स्वागत है, सभी का नमस्कार। जैसे कि हमारे सर से आप लोगों ने समझ ही लिया कि ये जो नया बैच आरंभ हो रहा है, किस लिए आरंभ हो रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, आप सभी को भली भांति समझ आ चुका है, ऐसा मेरा विश्वास है। जो 20 अगस्त को परीक्षा हो रही है, उसमें जो संभावित प्रश्न है, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम उस पर आज से ही चर्चा करेंगे। कुछ सीरीज कंटिन्यू चलेगा, प्रत्येक विषय का प्रत्येक शिक्षक द्वारा, अलग अलग शिक्षक द्वारा। इसलिए तो CDP का आएगा, पर्यावरण का आएगा, CDP होगा, EVS होगा, CDP होगा, मैथ्स होगा, हिंदी होगा, संस्कृत होगा, अंग्रेजी होगा। दोस्तों इतने सारे सब्जेक्ट का जो है ना आपके पास इसके संभावित प्रश्नों की सूची आएगी। तो अब मैं आपको इनके सामने छोड़ के जा रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, इस क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट बार बार पूछे जाते हैं। क्योंकि अभी क्या है कि 20 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम है, 20 अगस्त एग्ज़ाम है, तो उस लहजे से, उस दृष्टिकोण से क्या है, हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, जो फैक्ट से समझना पड़ेगा। CDP का डिमांड क्या है और साथ ही सीटेट क्या चाहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इस वीडियो में। पहला प्रश्न है, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। प्रभावित मतलब इफेक्टिव। अब इसमें 2 बातें होती है इफेक्टिव मतलब, या तो खराब या तो अच्छा, 2 ही बातें होती है। अब जब बात आती है विकास प्रभावित होती है, तो विकास जो डिफेक्टिव हो गया इफेक्टिव होंगे, उसमें कई कारक होंगे, कई ऐसे काउज होंगे, जैसे कि अनुवांशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से, सामाजिक नीतियों से। हम समझते हैं जब हम CDP का अध्ययन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा बच्चा या फिर बाल को हम रखते हैं केंद्र में, है ना, बाल केंद्र ये होता है ना। जैसे कि हम मानते हैं शैशवावस्था से हम मानते हैं प्रौढ़ अवस्था तक,
हालांकि ये तो किशोरावस्था तक ही है और हम प्रोट मान लेते हैं इसको, है ना। अब देखिए, एक बच्चे में जो विकास होगा या विकास नहीं होगा तो क्या क्या ऐसा रीजन जो उसको इफेक्ट करेगा। पहला, अनुवांशिकता से। इससे स्पष्ट है कि अगर किसी बच्चे का माता पिता अच्छा नहीं है, उसे कोई डिफेक्ट, डिसीज है, कोई बीमारी है, जेनेटिकली उससे प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे में विकास क्या होगा, स्थिर होगा, रुकेगा। विकास कभी होगा कभी नहीं होगा। आगे देखिए, ऑप्शंस 2 में शिक्षा से। अगर बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जाए, शिक्षा नहीं दिया जाए, संस्कार नहीं दिया जाए तो क्या होगा, बच्चे में विकास होगा नहीं, वो डकैत चोर बन जाएगा, है ना। अब तीसरा चलते हैं संस्कृति से। संस्कृति का मतलब यह साफ होता है समाज संस्कृति से। समाज में बहुत सारी रीतियाँ होती है, कुरीतियाँ होती है, कुछ नीतियाँ होती है, अच्छे बुरे की समझ होती है। अगर बच्चे में अच्छे बुरे की समझ नहीं हो तो क्या बच्चे का विकास संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। वैसे ऑप्शन नंबर 4 देखिए, सामाजिक नीतियों से। अब इससे पहले मैंने जिक्र किया था सामाजिक नीतियों से, मतलब कि अगर नीति का मतलब साफ हो जाता है, नीति का मतलब साफ हो जाता है कि बच्चों को सही गलत की समझ, है ना। तो इसकी जो ये जो भूमिका होती है बच्चे में, ये तो परिवार से ही मिल जाता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि इसमें तो सभी जितने भी कारक है सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी इफेक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए देखा जाए तो इसका 1, 2, 3, 4 सभी उत्तर सही हैं। यानी कि विकास को कर सकता है प्रभावित कौन कौन? अनुवांशिकता। माता पिता में अगर जीन खराब है, प्रॉब्लम है, तो बच्चा भी डैमेज होगा, बच्चा भी प्रॉब्लम होगी। दूसरा है शिक्षा से। शिक्षा अगर अच्छा नहीं मिलेगा बच्चा को तो वो क्या होगा, चोर डकैत बदमाश बन जाएगा। तीसरा संस्कृति से, उसे अच्छा माहौल नहीं मिले, अच्छा वातावरण नहीं मिले तो जाहिर सी बात है बच्चे का विकास नहीं होगा सही से, उसका राह अलग हो जाएगा। चौथा है सामाजिक नीतियों से। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में साफ लिखा हुआ बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। अब बच्चे का विकास किस प्रकार से हो सकता है, एक सोचा जाए। व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। ये बात तो कुछ हद तक सही है। और व्यवस्थित रूप, ये तो पूरा नेगेटिव हो गया, तो गलत है। ऐसा होता है कि एक अरेंजमेंट सीक्वेंस से विकास नहीं हो, सीक्वेंस से ही विकास होता है। और पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से विकास होता है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। हर जगह की वातावरण, हर जगह की जो माहौल होती है वो अलग अलग होती है। इसका मतलब समाज अलग अलग है, जगह अलग अलग है, तो बच्चे में विकास भी डिफरेंट टाइप में होगा। इसलिए ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसमें ये तो साफ, ये भी बिल्कुल गलत है। तो चौथा नंबर देखते हैं, केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है। प्रश्न था कि बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। केवल, जब केवल तो अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। केवल मतलब सिर्फ ये चीज़ है, ये काउज है कि बच्चा अगर स्कूल में पढ़ रहा है तो वो क्या होगा, उसका विकास में भूमिका निभाएगी, नहीं, और भी कारक होते हैं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। देखिए ऊपर, व्यवस्थित रूप से होता है, ये सही आंसर है इसका। व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक होता है। व्यक्तिक का मतलब होता है पर्सनल, ठीक है। व्यक्तिक का मतलब होता है पर्सनल, है ना। क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे का बुद्धि, IQ जो बुद्धि लब्धि होती है, किसी बच्चे का बहुत अच्छा हो और किसी का बहुत नीचे हो, निम्न हो, किसी का उच्च हो, तो उसका विकास दर क्या होगा, किसी का फास्ट होगा, किसी का स्लो होगा, किसी का जल्दी होगा, किसी का लेट से होगा। प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न में साफ क्वेश्चन लिखा हुआ, छोटे बच्चों में सामाजिकरण का डैश है, डैश प्राथमिक कारक संस्था, कारक या संस्था है, और डैश द्वितीय कारक संस्था। एक बात जान लीजिए हमेशा से, बच्चा सबसे पहले कहाँ जन्म होता है? मैक्सिमम क्या होता है, अधिकांश केस में क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है घर में या हॉस्पिटल में। लेकिन रहता कहाँ है वो अगले 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल कहाँ गुजारता है? घर में। घर मतलब परिवार में, जैसे भाई बहन, माता पिता, दीदी, है ना, इन सब के बीच वो क्या होता है, अपना कुछ समय गुजारता है। जैसे कि अगले 12 साल तक, 20 साल तक वो परिवार में रहता है। तो देखा जाए तो बच्चे का विकास पहले कहाँ शुरू होता है? पहले क्या होता है, उसका पहला समाज क्या बना? समाज क्या है? मनुष्य का समूह, जब मानव का समूह समाज है तो पहला समाज क्या बना? उसका फैमिली, जिसमें कि भाई है, बहन है, चाचा है, पापा है, सभी लोग हैं। तो क्या होगा, फैमिली क्या होगा, परिवार क्या होगा? परिवार इसका पहला कारक होगा, है ना, परिवार। अब द्वितीय कारक पूछ रहा है ना, द्वितीय कारक जो इफेक्टिव करता हो बच्चे को, ठीक है, सामाजिकरण के सोशलिज्म बनाने के लिए उसको, है ना, जो लोगों से जोड़ता हो, तो वो क्या हो सकता है? पुस्तक। हम सीधा प्रश्न के उत्तर पे ही आते हैं। देखिए इसका उल्टा चलते हैं। मान लीजिए फैमिली नहीं हो तो क्या लगता है आपको,
जहाँ उसके माता पिता काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, कार्यस्थल में, वहाँ बच्चा रहेगा तो उसका विकास होगा? संभव ही नहीं है। आस पड़ोस से होगा? नहीं, वो तो है बने बकलोल है, इसको बकलोल छोड़ दो। सी में देखिए संचार माध्यम परिवार, ठीक है ना। सिर्फ क्या होगा, परिवार में रह के बातचीत, संचार माध्यम परिवार, सिर्फ परिवार दूर है और परिवार से बातें हो रही फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे, तो क्या विकास संभव है? ये भी संभव नहीं है। तो सामाजिक तंत्र का ये भी सही है, बट सबसे मोस्ट आंसर, जो बेस्ट आंसर है वो है परिवार और पुस्तकालय। क्योंकि हर एक मनुष्य का भी जो व्यक्तिगत विकास होता है वो परिवार से ही पहले होता है। द्वितीय कारक कुछ भी हो, पुस्तकालय हो सकता है, परिवार हो सकता है, खेलकूद मैदान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इस टाइप के प्रश्न में, और ये प्रश्न बार बार आएगा, हम अभी बोल रहे हैं, तो सबसे पहला जब आए प्राथमिक की बात आए तो वो परिवार ही होगा। परिवार देख के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन में आगे। 4 नंबर प्रश्न को देखिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? जीन पियाजे, इनका जो सिद्धांत था, जो प्रिंसिपल था, जो मत था, वो ये कहता था, ठीक है, कि बच्चे में संज्ञान या संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, संज्ञान या संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है? इनका प्रिंसिपल या मत ही है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का। बच्चे बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। चलिए प्रश्न चलते हैं दोबारा फिर से। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, जो इसने बताया है उसके अनुसार, अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। चलिए देखिए, इस प्रश्न में चलते विकल्प में समृद्धि कामक, ये क्या होता है? जब बच्चा का जन्म 2 महीना पहले होता है तो वो क्या होता है, सेंसरी मोटर समझता है। जैसे कि बच्चे अपने हाथ पर हिला करके खाना बनाएगा, रो करके, कि वो ये नहीं कहेगा कि मुझे भूख दो, है ना। सेंसिटिविटी मोटर होता है, वो सिर्फ चिल्ला के रो के ये बताया कि मुझे भूख लगी, खाना दो माँ को, ठीक है। तो ध्यान इसमें आगे देखा जाए, प्रश्न को समझे पहले दोबारा। अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? जब यहाँ पे प्रश्न को देखा जाए, थोड़ा सा प्रश्न का स्तर ऊंचा है, क्योंकि यहाँ पे आप गौर कीजिए कि यहाँ पे टाइम की बात होती है। समय की समझ बच्चे में कब होगी? जब बच्चे का विकास थोड़ा बहुत अधिक हो जाएगा। जैसे कि देखिए, समृद्धि कामक बच्चा तो बिल्कुल ये 2 से 6 या फिर 1 साल का होता है, तो क्या लगता है कि बच्चा इस समय में इतना कुछ समझ जाएगा? कभी नहीं। तो आप क्वेश्चन उस विकल्प को छांटते रहिए। ये विकल्प तो नहीं गया, ये तो नहीं सेटिस्फिक्शन है, ये संतोषजनक नहीं है। चलते बी में चलते हैं। बी में लिखा है पूर्व, मतलब पहले संक्रियात्मक। इसका मतलब ये हुआ, बच्चे क्या होते हैं, पहले जो चीज़ों को पहले समझ लेते हैं। ये संभव है? कभी संभव नहीं है। बच्चे दुनिया में आते हैं, फिर वो चीज़ों को सीखते हैं परिवार से और समाज से, ठीक है। ये तो वैसे भी आउट है, चलते सी में मूर्त का मतलब साकार होता है, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक, आपको लगता है कि एक शिशु जो मात्र 6 महीने 7 महीने का है, वो इसको समझ सकता है, वो चीज़ों को साकार कर सकती है, मन में वो इमेज बना सकती है? कभी नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं, चूंकि प्रश्न में है कि वर्तमान भविष्य, है ना, समय की बात हो रही है। समय की बात के मतलब है कि बच्चे में विकास हो गया है, बच्चे को समय की समझ आने लगी है। इसका मतलब बच्चे का एज कहीं ना कहीं वो 7 वर्ष से अधिक हो गया। 7 वर्ष से अधिक बच्चे का एज हो चुका है, या 5 से अधिक वर्ष के ऊपर जा रहा बच्चे को समझ है कि अच्छा कल हुआ था, आज हमने ये खाया, कल मैंने ये खाया था, परसों ये खाऊंगा। इसका मतलब उसे क्या है कि औपचारिक संक्रियात्मक। देखिए ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसे हम अगले वीडियो में शूट करेंगे, बताएंगे कि बच्चे से। बट इतना समझिए कि ये सब आंसर सेटिस्फाइड जो आंसर नहीं करे उसको नहीं देना है, टेक्निकली आंसर देना सीखिए। क्योंकि सीटेट में ऐसा है कि आप 12 बेटी का 12 फेल कीजिएगा जब तक आपको टेक्निकल पता नहीं होगा। एलिमिनेशन समझिए, छांटना है किसको, इसको छांटना है। आंसर सेटिस्फाइड नहीं हुआ, छांट दीजिए, हाँ ये आंसर, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ, तो भैया क्या होगा? अच्छा ये होगा औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक है। प्रश्न आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत में, मैंने पहले कहा था जो जीन पियाजे वो संज्ञानात्मक। संज्ञान का मतलब क्या होता है? संज्ञान का मतलब होता है खुद का ज्ञान, है ना।
कभी सुने हैं ना कि जब डकैती होता है तो पुलिस क्या बोलता है आगे समाज में, अच्छा अच्छा इस मैटर को हम संज्ञान में लिए हैं, मतलब मेरे मस्तिष्क में आ गया, हम समझ गए आगे कार्रवाई कैसे करनी है। आपके समझ में आना, संज्ञान मतलब समझ में आना या समझ में बातों को रखना संज्ञान है। आपका खुद का ज्ञान, जो बातें आपके दिमाग में आ गई वो संज्ञान है। बातों की पता चल गया, खबर आ गई तो संज्ञान है। सीधी सी बात। तो जीन पियाजे सिद्धांत संज्ञान का दिए थे, प्रश्न साफ लिखा हुआ। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों, एक बात सोचिए जरा, यहाँ पे थॉट की बात हो रही है, चिंतन की बात हो रही है। बच्चा सोचेगा तो कहाँ टंग से सोचेगा, कभी नहीं, वो सोचेगा ब्रेन से। तो जब ब्रेन की बात आती है तो ज्ञान की बात आ गई है। कुछ भी नॉलेज एक्वायर किया तो ज्ञान की बात, और ज्ञान का एग्जिस्ट करता है, कहाँ स्टोर होता है, वो होता है ब्रेन में। ठीक है, तो मामला साफ है कि ये बात ब्रेन से है ना। निर्मितियों को किस रूप से जाना जाता है। चलिए अब जब आगे बढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे तो समझ आएगा, आप देख के बता देंगे। इसका मतलब ये होता है माथा या ब्रेन, है ना। आप समझिए, भेजा कहिए, माथा कहिए, ब्रेन कहिए, दिमाग कहिए, है ना, खोपड़ी कहिए। स्कीमा का मतलब वही होता है एक शब्द में। आप इसे और भी शब्द जाल में बुनेंगे तो शायद कहने कि आप फंस जाएंगे, आपको भ्रम होगा समझने में। स्कीमा का मतलब ही समझ लीजिए कि ब्रेन की बात है और ब्रेन में ही ज्ञान होता है। ठीक है ना। तो चिंतन भी क्या होगा, दिमाग में ही होगा, है ना। ठीक है, तो हम सीधा प्रश्न का, सीधा इस क्वेश्चन के आंसर को देखा जाए तो स्कीमा इसका आंसर होगा। आप पूछे कि इसका आंसर सर ए क्यों नहीं होगा, सी क्यों नहीं होगा, डी क्यों नहीं होगा। अगर देखा जाए तो जी क्वेश्चन के अनुसार कि चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, सहज प्रक्रिया। अब वो क्या लग रहा है, इस प्रश्न में क्या लग रहा है कि चिंतन की जो बुनियादी निर्मिति है, अगर बच्चा कोई बेसिक स्तर पे किसी एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि अगर 2 + 1 = 3 है, ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो अवधारणा है बच्चों को बताया गया, तभी वो जान है कि 2 + 1 = 3 होता है। बच्चा इसमें क्या होगा, अपना स्कीमा, अपना ब्रेन यूज करेगा, अपना संज्ञान यूज करेगा। क्या यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा। अच्छा 1 + 1 और +1 क्यों हो सकता है सर, तो वो भी सही है। जब भी बच्चा अवधारणाओं से अलग होके वैकल्पिक अवधारणा पकड़ लिया, समझ लीजिए कि उसका दिमाग स्कीमा काम करना शुरू हो गया। ठीक है, संकेत नहीं, कभी नहीं, अवधारणाएं कभी नहीं, ब्रेन। या बात साफ साफ लिखा हुआ, चिंतन मतलब ब्रेन की बात हो रही है, दिमाग। ठीक है, तो सही आंसर होगा बी। चलते आगे प्रश्न में। तो प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार विकास को आकार देते हैं। चलिए ऑप्शन देखिए, ये थोड़ा प्रश्न में दम है, प्रश्न में स्तर है। देखिए ऑप्शन देखिए, मैंने पहले कह दिया लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, और भाषा, है ना, संप्रेषण या भाषा। देखिए अब इस प्रश्न के अनुसार विकास को आकार देती है। विकास कैसे होता है, विकास कैसे बन जाता है, ये बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, ऑप्शन पढ़िए, सामाजिक अनुवांशिक कारक, संज्ञानात्मक सांस्कृतिक कारक, भावनात्मक प्राकृतिक कारक, शारीरिक संवेग। देखा है सभी ऑप्शन लगभग ठीक है, लेकिन जब भी यहाँ पे जिसने प्रिंसिपल दिया था, जिन्होंने अपना मत बताया था, लेव वाइगोत्स्की की बात हो रही है, उसके प्रिंसिपल को पूछा जा रहा है, तो उसका साफ है कि उसने सामाजिक सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था और भाषा दिया था। तो इस ऑप्शन में, इसको ऐसे समझिए, इस ऑप्शन में इसकी बात कहाँ हो रही है, इसकी बात कहाँ हो रही है, सिर्फ ऑप्शन ए में। बाकी बी में बात हो रही है नहीं, सी में हो रही है नहीं, डी में हो रही है नहीं। चूंकि ये अगर ऐसे बताना चाहो तो वक्त काफ़ी निकलेगा, इसलिए ऐसा समझिए, जब भी बस इस चाप का मिले कि जीन पियाजे, तो दिमाग में फटाक से आए अच्छा जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास। जब भी बात आए लेव वाइगोत्स्की, अच्छा लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सिद्धांत, ऐसे। और ऑप्शन में साफ लिखा होगा, बी सी डी में ऐसा कभी नहीं आएगा एक और दे सामाजिक दे दें, ऐसा नहीं। नेगेटिव जो आंसर है, ऑप्शन है, उसे छाटना हटाना, जो पॉजिटिव है, जो इससे मिल रहा है, वही इसका आंसर होगा। बहुत ईजी होता है। ठीक है, चलते आगे प्रश्न में। प्रश्न है, अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास, फिर वही बात आ गई। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है। ध्यान सुनिएगा, मैंने अभी कहा था लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक, है ना, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, ये बताया था जस्ट कुछ सेकेंड पहले। और भाषा, है ना,
देखिए मैंने इससे पहले कहा था कि उन्होंने क्या किया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और भाषा बताया। किसने? लियो वाइगोत्स्की ने। अब बताइए, इसका मतलब तो ज्ञान होता है, संज्ञान का मतलब ही ज्ञान हो गया, खुद का ज्ञान समझ लीजिए। किसी बात की खबर आपके ब्रेन में आ गई, आपकी स्कीमा में आ गई, वो संज्ञान है। अब बताइए कितना आसान इसको बनाना। अगर आपको मालूम ही नहीं हो कि लियो वाइगोत्स्की ने क्या मत, क्या विचार, क्या सिद्धांत, क्या प्रिंसिपल दिया था, आप डील कैसे कीजिएगा क्वेश्चन से? कभी नहीं कर पाएंगे। साफ देखिए, इसमें है ना भाषा, इसमें कोई समाज लिखा हुआ है नहीं, सीधा भाषा इसका आंसर होगा। कितना इजी प्रश्न है, अगर नहीं मालूम होता तो फंस जाते यहाँ पे आप। ठीक है, चलते प्रश्न में आगे। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? नैतिक विकास लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था, बिल्कुल सही है। अब देखिए इस प्रश्न द्वारा पढ़ लेते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसने दिया था? मतलब सिंपल सी बात है कि नैतिक विकास सिद्धांत जो है ना कोहलबर्ग ने दिया था, तो इसके बाद और किसने बताया था? अगर सच देखा जाए तो जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, नैतिक विकास सिद्धांत जो है ये दिए हैं खास तौर पे, इस पे जो विशेष करके रिसर्च किए हैं, पता किए हैं, मत दिए, सिद्धांत दिए, विचार दिए हैं, वो दिए लॉरेंस कोहलबर्ग। बट इनसे पहले जीन पियाजे, है ना, जीन पियाजे ने बताया था, है ना। ये कहते थे जब बच्चा परिवार में रहेगा, जब बच्चा स्कूल जाएगा तो जाहिर सी बात उसे अच्छे बुरे की समझ हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर एक बच्चे को गलती करने पर उसकी मम्मी डांटती है तो वो क्या करता है? नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं करता है। उसका नहीं, अब गलती करेंगे तो मम्मी बहुत मारेगी, मुझे बहुत पीटेगी। तो उस बच्चे को नहीं पता है कि उसके अंदर नैतिक विकास हो रहा है, उसे अच्छे बुरे की समझ हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने बताया था जीन पियाजे ने। ठीक है, विकास के प्रक्रिया में, विकास के क्रम में नैतिक विकास स्वतः हो जाता है। ठीक है, विकास के क्रम में, विकास की प्रक्रिया में नैतिक विकास स्वतः हो जाता है। इनसे ही प्रेरणा लेकर के लॉरेंस कोहलबर्ग ने इस पर पूरा रिसर्च कर डाला कि आखिर ये है क्या चीज़। ठीक है, तो देखा जाए इसका आंसर क्या दिखा जाए? जीन पियाजे। ठीक है, ऑप्शन सी से आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते प्रश्न में। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? वही प्रविधि या विधि, है ना, विधि कहिए, प्रविधि कहिए, नियम, कुछ खास तरह की प्रोसेस कहिए। ठीक है, तो जनबद्ध तरीके से भी कह सकते हैं। तो प्रश्न है, एक अध्यापक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? मतलब ऐसा समझिए कि मास्टर कैसा होना चाहिए, है ना। अगर मास्टर क्लास में क्या डांस करे तो अच्छा लगेगा, कभी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रश्न है कि विधि के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? दृढ़, अच्छी बात है, दृढ़ है वो, निश्चय कर लिया नहीं, बच्चों को हम सिखा के ही दम लेंगे, सिखाएंगे, संकल्पित है, फिर अच्छी बात है। गैर लचीला, ये थोड़ा सा सही आंसर लग रहा है ना, ये थोड़ा सही आंसर। चलिए आगे लचीला, सुनम्य, ये क्या, ये इससे ऑप्शन बी लिखा हुआ है, गैर लचीला। ऐसा होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। मास्टर आया क्लास से पढ़ाएगा, जैसे कि हम आए हैं, पढ़ाया नहीं, समझाए नहीं, आके हाँ ही निकल जाए क्लास से, तो क्या होगा? आप सीख पाइएगा? अधिगम आपका नहीं होगा, ये तो कभी नहीं होगा। ठीक है, दृढ़ हो सकता है थोड़ा सा। उसके बाद देखिए, हाँ, सुगम या लचीला, सुगम या लचीला होना चाहिए। बच्चे में कोरिलेशन की क्षमता होनी चाहिए टीचर के साथ। अगर शिक्षक सख्त व्यवहार करे बच्चे के साथ तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, बच्चा सही हो जाएगा, है ना। डर के मारे उसमें डर समा जाएगा, और डर का मतलब होता है संवेग, है, संवेग समा जाएगा ना। उसकी जो स्कीमा है उसके अंदर क्या हो जाएगा? उसको डर हो जाएगा, नहीं मास्टर तो बड़ा कड़क है, बहुत टाइट है, कैसे पढ़ाता है, तो डांटता है इतना ज़्यादा, है ना। पीटना भी, कभी सुनते होंगे कि जो NCF है वो बताता है कि बच्चों को पीटिए मत। जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं 1 से 5 के होते हैं, वो कहते हैं इसे पीटिए मत, मारिए मत। उसके अंदर डर समाता है, तो जब डर समा गया तो अधिगम कहाँ से होगा? सीख कहाँ से पाएगा? इसलिए शिक्षक को जाना चाहिए फ्रेंडली या लचीला होना चाहिए। इसका सही आंसर सी है। चलते आगे। ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा हम बोल रहे हैं बोर्ड पे वैसा ही आ जाएगा। प्रश्न नंबर 10 को देखिए, बुद्धि लब्धि, IQ, है ना। खूब सुनेंगे इसका IQ कितना कमजोर है, बेकार है, भोंदू है, मकलूल है ना। बुद्धि लब्धि, परीक्षणों की आलोचना,
है ना। आलोचना पे देखिए ये सब क्या है, ये सब जो है ये एक बात और है, CDP को समझना है। क्योंकि CDP का रोल क्या है, आपके 150 प्रश्नों में इसका रोल लगभग 90 का है ना। आपको पेडागोजी अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपका एग्ज़ाम वैसे नहीं होगा, संभव ही नहीं निकालना, ठीक है। तो CDP को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, इसके पेडागोजी पार्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा आलोचना, है ना। आप इसको सिंपल वर्ड में समझिए, क्रिटिकल, है ना, या समझिए क्रिटिसाइज, या समझिए किसी के बारे में बुराई, या कोई बहुत बड़ा कार्य भी होता है। CDP के संदर्भ में, CDP जब हम सीख रहे हैं इसके संदर्भ में होता है मुश्किल। आलोचना का मतलब यहाँ पर आलोचनात्मक आलोचना का मतलब होता है मुश्किल, वह कार्य जो बच्चे अपने स्तर से नहीं कर पाएंगे कभी, या करें भी वो अपना दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ करें, स्कीमा बहुत इस्तेमाल करें, है ना। चलते प्रश्न में, बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है ना। देखिए ऑप्शन ए लिखा हुआ, ऑप्शन ए में फॉसलों को विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता, ऑप्शन बी में प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित, ठीक है। ऑप्शन सी में बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, ऑप्शन डी में संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्रकलन। ध्यान दीजिएगा, हर प्रश्न का उत्तर जो है उसके ऑप्शन में अच्छे से छिपा होता है, खास करके सीटेट में तो बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत आसान, है ना। अभी हमने कुछ देर पहले कहा था आलोचना का मतलब यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है ना, नेगेटिव, है ना। नेगेटिव मतलब वो चीज़ें जो बेकार है, या लोगों को जो बुरा भला कर रही है, जो लोगों को जो लोगों की स्कीमा से या लोगों के संवेग के साथ जो धक्का पहुंचा रहा है ना, या जो बहुत बड़ा हो। या ध्यान दीजिएगा, आलोचनात्मक या आलोचना प्रायः क्यों की जाती है, ये अपने आप एक पूरी शीर्षक है, टॉपिक है पूरी। अगर देखा जाए, अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और कोई दूसरा टीचर भी पढ़ा रहा है, ठीक है, जो हमारे कलीग्स है, जो हमारे साथी हैं, और मैं क्लास के बाहर ये कहूँ क्या है वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, तो क्या होगा, क्रिटिसाइज होगा, उसका आलोचना हो रहा है, उसकी बुराई हो रही है। अब ये बातें उनको चलती है बाद में पता, तो उन पर क्या असर होगा, वो चिंतन ग्रसित हो जाएंगे, वो सोचेंगे अरे हम तो अच्छा पढ़ाते हैं, तब भी क्यों मेरा क्रिटिसाइज हो रहा है, तब भी क्यों आलोचना हो रहा है। तो क्या होगा, उनके संवेग से क्या होगा, उनकी भावनाओं से क्या होगा। संवेग का मतलब होता है भावना, क्या होती है, भावना। उनकी भावनाओं से क्या हो जाएगा, खिलवाड़ हो जाएगा, उनकी भावनाएं वीक पड़ जाएगी ना, वो वीक पड़ जाएंगे, वो उदास हो जाएंगे, है ना। जब उदास हो जाएंगे तो क्या बॉडी या फिर ब्रेन सही से काम करेगा, नहीं काम करेगा। इसे देखा जाए इस प्रश्न में आपका बुद्धि बहुत तेज, आप बहुत तेज है पढ़ने में, बताने में, शिक्षण में, सब कुछ बहुत तेज है, स्पोर्ट में बहुत तेज है। देखिए आपका कोई बहुत बुराई करे तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होंगे, कहीं ना कहीं चिंता से ग्रसित हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका नेगेटिव, ये नेगेटिव देख लीजिए, बाकी काफ़ी विस्तार टॉपिक है, से बताएंगे कभी आगे। चलते अगले प्रश्न में। प्रश्न है, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट है, कथन मतलब कही गई बातें हैं, और वो बातें तर्क में कितना सही है इसे समझना है। जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही बात है ना। अगर हम ये कहें कि राहुल तुम एक काम करो, इस शीर्षक पे, इस टॉपिक मान लीजिए कि है कोई पठान मूवी है, तुम इसे अपने तरह से बताओ और लिख के बताओ, ठीक है, लिख के बताओ, तो क्या होगा, वो लिख के बता पाएगा, उतने उनकी जो अभिव्यक्ति होगी वो उतना अच्छा नहीं होगा, उतना स्पष्ट नहीं होगा। देखिए अगर वो उसे कहा है तुम मौखिक बताओ और लिख बताओ, मुंह से ही बोल के बताओ, तो क्या होगा, अपने स्कीमा का ज़्यादा यूज़ करेगा और नई चीज़ों को, नई नियम धारणाओं को जोड़ के बताएगा, ठीक है। ये बात तो सही है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब इसका लॉजिक सुनिए, तर्क सुनिए, तर्क क्या है। तर्क ये है, अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना। हम पहले बता दिए हैं, सीखना होता अधिगम मतलब। अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते हैं। सही विकल्प चुनिए। आप बताइए, संभव है कि मेरा विद्यार्थी सफल है ना हो, 20 को बैठा है और 2 को सफल हो, या ये पढ़ रहा है ये सफल ही नहीं हो। ऐसा कोई शिक्षक है जो चाहेगा मेरा विद्यार्थी सफल नहीं हो। तो स्टेटमेंट ए जो है ना वो बिल्कुल सही है। इसका जो रीज़न है, तर्क है, उसमें प्रॉब्लम है।
तो क्या हो सकता है इसका आंसर क्या हो सकता है? ए बी सी डी, विकल्प ए बी सी डी में से क्या हो सकता है इसका उत्तर? सही जवाब देखिए, ए तो बिल्कुल सही है बट आर गलत है ना। चलते हैं, ए और आर दोनों सत्य है, गलत, ये गलत है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करता, गलत। ए सत्य लेकिन आर असत्य, बिल्कुल सही, इसका आंसर सी होगा, है ना। ए बात सही है, बिल्कुल सही है, बट जो आर है वो गलत बात है, ठीक है। चलते प्रश्न में आगे। अब प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जेंडर निर्मित है जबकि लिंग निर्मित है। जेंडर, एक बात समझिए, हम जब समाज में रहते हैं, समाज में जीते हैं, समाज का मतलब यहाँ दोस्त से है, कलीग से है, हमारे साथियों से है, जब साथ में रहते हैं तो क्या होता है ना। समाज में क्या हो, समाज में क्या कहते हैं, ओह ये अभी क्या हुआ, लड़का है। कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या बोलते हैं, क्या हुआ है। यहाँ दो ही बात होती है, वो क्या होता है, लड़का है, लड़का या लड़की, है ना, ये दो ही बात होती है ना। तो जेंडर, जो जेंडर है, जेंडर का मतलब यहाँ क्या समझते हैं, लिंग से ना। हाँ, लिंग से समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन लिंग आगे भी लिखा हुआ है ना। बट ये लिंग प्राकृतिक लिंग है जो ईश्वर ने दिया हमें। ये जेंडर जो ये मानव निर्मित होती है, हम अपने सुविधा के लिए बनाए हैं, मेल फीमेल जिसे कहते हैं। जेंडर निर्मित है जबकि लिंग निर्मित है। जेंडर किससे बनता है, लड़का लड़का है, लड़की लड़की है, कौन कहता है, इसका फैसला कौन करता है, ठीक है। दोनों में अंतर कौन करता है, समाज। बट जो भगवान दिया है वो तो उसके लिए तो क्या है, लिंग लिंग है, चाहे स्त्री हो कि पुरुष हो, वो जैविक है ना, वो जैविक है। तो जेंडर का निर्माण कौन करता है, हमारे यहाँ या पूरे विश्व में, मोटा मोटी देखा तो पूरे विश्व में इसका निर्माण कौन करता है, समाज। इसमें किसका फैक्टर मेन है, समाज का। और लिंग जो है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि बच्चे का जन्म हुआ, बट बच्चा क्या है, बच्ची है कि बच्चा है, लड़का है कि लड़की है, ठीक है। बहुत इजी प्रश्न था और ये हमेशा आएगा, हमेशा। चलते हैं आगे इस प्रश्न में। 13 देखिए, एक शिक्षक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए, एक बार प्रश्न चलते पीछे, यहाँ लिखा अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब होता है सीखना। सहज का मतलब होता है आसान तरीकों से, आसान तरीकों से, सहज, इजी हो, इजी टू लर्न हो, ठीक है, सीखना आसान हो। सुगम मतलब भी वही आसान ही है, ठीक है। तो एक शिक्षक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए। देखिए, ऑप्शन ए, उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्यक्तिगत भिन्नता, लिखा है क्या, भिन्नताओं मतलब क्या हुआ। अगर मान लीजिए क्लास में 5 लड़का हैं, राहुल है, मोहन है, सोनम है, कुछ भी 10 लड़का है, ठीक है, 10 विद्यार्थी है। क्लास में मान लीजिए 10 विद्यार्थी है, तो यह बात निश्चित है कि प्रत्येक विद्यार्थी का जो बुद्धि लब्धि होगा, जो समझने की क्षमता होगी, ठीक है, जो विकासात्मक क्षमता होगी वो अलग अलग डिफरेंट होगी। किसी का बहुत तेज दिमाग होगा, किसी का स्लो दिमाग होगा। कोई किसी कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, कोई किसी कॉन्सेप्ट को बहुत लेट से पकड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता हो गई। हर इंसान का या हर बालक का या हर लोगों का स्कीमा जो है, ब्रेन का जो स्तर है, समझ के स्तर है, सोच के स्तर है, वो भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति क्या काम करना चाहिए। क्या अगर आपका दिमाग तेज है और मेरा दिमाग बहुत स्लो है, हम क्या करेंगे, शिक्षक को क्या करना चाहिए, इसका दिमाग तेज है इसे रखो, इसका दिमाग फेल है, बेकार है, इसे भगाओ क्लास से, नहीं। उसके लिए सभी क्या होना चाहिए, महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगर देखा है तो बी, जो ऑप्शन ए है, विकल्प ए है, वो बहुत सेटिस्फेक्शन ऑप्शन है देखा जाए तो। चलते हैं बी में, उनको अनदेखा, साफ निकला वो अनदेखा। ये अपने आप में ये गंदा सा, बेकार सा, नेगेटिव, नकारात्मक वर्ड है। ऐसा करे, एक विद्यार्थी को खूब माने, अच्छा बात कहे, उसका दिमाग तेज है इसलिए अच्छा बात कहे, और दूसरा क्या बोले कि तुम भोंदू है, भागो क्लास से, बकलोला पढ़ता नहीं, भागो यहाँ से, तो ये गलत है ना। ऐसा एक शिक्षक नहीं कर सकता है। शिक्षक बाइसनेस या पक्षपात नहीं कर सकता है। चलते सी में देखिए, उनको मिटा देना चाहिए तो पूरा, क्या उसको मार डालोगे, नहीं, हलास कर दोगे, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। उनको मिटा देना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भी एग्जिस्ट करेंगे, वो भी रहेंगे, ठीक है।
शिक्षक का कर्तव्य है कि हम उसे और ऊपर करें, उसे और बेहतर बनाएं, उसे और शार्प करें, ठीक है। तो अब ऑप्शन डी देखिए, उनका दमन, शिट, ये भी देखिए कितना गंदा है। दमन करना चाहिए मतलब बर्बाद करना चाहिए, कभी नहीं। ये भी तो कि अनदेखा नेगेटिव वर्ड है ना, ये भी देखिए, उनको मिटा देना चाहिए, नेगेटिव हो गया। उनको दमन करना चाहिए, उनका दमन करना चाहिए, नेगेटिव हो गया। तीनों ही नेगेटिव है, बचा कौन? ए, सभी को बराबर महत्वपूर्ण देना चाहिए, चाहे बच्चे का दिमाग तेज हो चाहे वो तेज नहीं हो। शिक्षक का कर्तव्य है कि सभी को एक समान लेकर चले। चलते प्रश्न आगे में। अगले प्रश्न में क्या है? 14 में लिखा हुआ आकलन का मुख्य उद्देश्य। आकलन का मतलब यहाँ पे एक इंग्लिश में टर्म आता है असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट आता है, आप लोग जानते होंगे, मूल्यांकन भी से कहते हैं ना। अगर कोई शिक्षक ये समझ रहा है कि जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं वो कितना ऑब्जर्व कर पा रहा है, वो चीज़ों को कितना सीख पा रहा है, ये यह शिक्षक के लिए आकलन का एक पक्ष है, ये पार्ट है, ठीक है। इसे हम कभी कभी इसे हम इसका जो पर्याय है उसका मूल्यांकन भी कहते हैं, है ना। मूल्यांकन भी कहते हैं, इसका पर्याय मूल्यांकन भी हो सकता है, होता भी है। चलिए, प्रश्न कह रहा है कि आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना चाहिए। अंकों की व्यापकता, अरे बाप भाई, 5 विद्यार्थी टॉपर कौन कर गया? अरे फला टॉपर कर गया, इसको बहुत नंबर आ गया। टॉपर कर गया इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत तेज है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। ये तो वैसे भी आउट है। विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति के प्रति समझ में आना चाहिए। हाँ, इस ऑप्शन में थोड़ा दम है यार, स्टे कर जाइए, रुक जाइए, एग्जाम में ऐसे दिखना पड़ेगा, ठीक है, फटाफट। संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान गलत। अगर हम सफल और असफल विद्यार्थियों की पहचान कर लेंगे आकलन के लिए, और इसका भला क्या है, ये महसूस हो जाए विद्यार्थियों को, अरे ये तो पास किया और वो फेल किया, तो क्या होगा? उस बच्चे का क्या होगा? क्रिटिसाइज होगा, आलोचना होगी, उसकी बुराई की जाएगी, और बच्चे का क्या होगा? संवेग पे असर आएगा, स्कीमा खराब होगा, बच्चे की बुद्धि पे असर आएगी, बच्चे सुस्त हो जाएंगे, बच्चे में नेगेटिविटी फैल जाएगी। इसलिए ये भी गलत, क्योंकि शिक्षा कहती समानता, ठीक है। सबको समानता से पढ़ाई, सबको समानता से लेकर चलना है, ठीक है। सफल और असफल की बात होती ही नहीं यहाँ पर। और ये वही बात जो ऑप्शन डी लिखा हुआ, ऑप्शन ए का ही दूसरा पार्ट ये देखिए लिखा हुआ यहाँ पर, ग्रेड मान देना चाहिए। तुम बहुत अच्छे हो राहुल, ये तो बहुत बेकार है, तुमको ए ग्रेड, A+ ग्रेड, इसको C ग्रेड, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर ये सामने में हो गया तो बहुत ये शिक्षण है ही नहीं, ये शिक्षण नहीं है। बच्चों को मारना हो गया, बच्चों को ख़त्म करना हो गया, ठीक है। ये तो बहुत गलत ऑप्शन है, ठीक है ना। व्यापकता का पता लगाना, अंकों की व्यापकता और गंदा ऑप्शन है। हाँ, हम ये आकलन की बात होती है तो हम शिक्षा का ये कर्तव्य है कि हम समझें कि बच्चे समझ कैसे रहे हैं। अगर हम पढ़ा रहे हैं, हमारा टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं लैक है, कमी है हमारे शिक्षण विधि में, तो क्या होगा? बच्चा समझ नहीं पाएगा इस चीज़ को। ये कर्तव्य शिक्षक इस चीज़ को ढूंढे, पता करे हमारे शिक्षण विधि में कहाँ कमी है, ठीक है। तो विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना किसका कार्य है? यह एक शिक्षक का कार्य, ठीक है। यह एक शिक्षक का कार्य है, शिक्षक का कार्य है, राइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। हाँ, चलते आगे प्रश्न में। प्रश्न नंबर 15 देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित, नीचे लिखित या अधोलिखित भी कहते हैं इसको, अधोलिखित कहिए, निम्नलिखित कहिए, फॉलोइंग भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मकता चिंतन को प्रोत्साहित करती है? इसका आंसर शायद हो चुका है मेरे ख्याल से, ध्यान से पढ़िएगा, फिर से पढ़ते प्रश्न को। निम्न में से कौन सी विधि मतलब मेथड या नियम, है ना, नियम कह दीजिए या मेथड कह दीजिए, नियम कौन या मेथड, कौन सी मेथड, विधि या प्रविधि समालोचनात्मक चिंतन। मैंने इससे पहले कहा था वीडियो में, समालोचनात्मक का मतलब होता है क्रिटिकल, बहुत मुश्किलात, CRITICAL, क्रिटिकल थिंकिंग भी कहते हैं, या इसको हम क्रिटिकल वर्क भी कह देते हैं। वो कार्य या वो सोच, वो चिंतन
जो विद्यार्थी अपने स्तर से करने में बार बार असफल महसूस करे, ठीक है, उसे कहते हैं समालोचनात्मक चिंतन। ठीक है ना, सोच तो रहा है किसी काम को करने के लिए ऐसे करना है, बट बेचारा बार बार फेल हो जाता है, वो हार जाता है। ठीक है, तो कौन सी प्रविधि, कौन सी ऐसी विधि है जो विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, हम प्रश्न पूछे, हम एक शिक्षक हैं, प्रश्न पूछे, अरे फट से बोलो जी, फटाफट बोलो, तो वो गलत है ना। उसे समझने की, सोचने का वक्त दीजिए, समय दीजिए, है ना, ये क्या है, गलत है। अगर कोई प्रश्न बच्चों से पूछते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछता है, तो हमें चाहिए कि उसे समझने का समय दे, पर्याप्त समय दे। अगर हम कह रहे हैं तुम तुरंत बताओ, तो वो गलत है। ठीक है, विद्यार्थियों को विमर्श, वही आंसर हो गया। देखिए कितना ईजी है, ऑप्शन ए ने बता रहे थे, ऑप्शन बी मिल गया, अब आगे बढ़ना ही नहीं है। बंद अंत वाले प्रश्न ये देखिए, इसमें नहीं बढ़ना है, पूछा ही नहीं है, साफ मतलब है। अगर कोई क्रिटिकल, कोई किसी को भारी काम दे दिए, भारी काम सोचने के लिए कह दिए, भारी काम करने के लिए कह दिए, इसमें स्कीमा का स्तर बड़ा हो जाए, सोचिए स्कीमा का स्तर बड़ा हो जाए, स्कीमा का यूज इस्तेमाल बड़ा हो जाए, खोपड़ी खूब गर्म हो जाए, है ना, इन शॉर्ट एक शब्द में, तो क्या होगा, जल्दी कर पाएगा कोई नहीं कर पाएगा। इसके लिए क्या चाहिए हमें, उसको समय देना चाहिए, समय देना चाहिए। भाई तुम सोचो इसका आंसर क्या होगा, इस काम को करना है, वक्त ले लो, इस प्रश्न का जवाब दो, थोड़ा सोच के आंसर दो, तो वक्त दिए ना, तो समय देना चाहिए। विमर्श तो मतलब विमर्श मतलब क्या होता है, सोचना, है ना, कहते हैं विचार विमर्श, वही चीज़ है ना। आगे बढ़ते इस प्रश्न में, प्रश्न कह रहा है, सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता? वाह, बहुत सुंदर प्रश्न है। एनसीएफ जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 और 2020 भी कहती है, वो समानता का अधिकार के तहत शिक्षा सबके समान होनी चाहिए, किसी में कोई भेदभाव नहीं, है ना। अब देखिए फिर प्रश्न पढ़ते हैं, सुविधा वंचित समूह, वे बच्चे जिसे पढ़ने के लिए नहीं मिल रहा है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, अच्छी जगह नहीं मिल रही है, अच्छे स्कूल नहीं मिल रहे हैं। सुविधा वंचित मतलब जो सुविधा, जिसको सुविधा नहीं मिला, जो सुविधा से वंचित है, अलग है, इसको उसका फ़ायदा नहीं मिला। सुविधा से वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोधन उत्पन्न होता है? ऑप्शन पढ़ते हैं, चलिए। रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, वाह। बी देखिए, बाल केंद्रित उपागम, रचनात्मक आकलन, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन। क्या होना चाहिए? समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है? ये तो अच्छी बात है, हम बच्चों को शिक्षण की जो मेथड है, नई मेथड है, प्रविधि विधि है, उपागम है, ठीक है, उसके माध्यम से हम शिक्षण दे रहे हैं, उसका अधिगम सार्थक तरीके से हो रहा है, ये अच्छी बात है, ठीक है। नई उपागम से, नई विधि से इसको पढ़ा रहे हैं, सही बात है। रचनात्मक है ना, सृजनात्मक रचनात्मक आकलन है, समझ बूझ है, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है ना। प्रश्न में साफ क्या है, समावेशन में अवरोध उत्पन्न, प्रश्न में ही है कि कौन सा नेगेटिव है, कौन सा बेकार बात है ना, अवरोध उत्पन्न करता है, जो उसका आगे बढ़ने नहीं देती है। डी में व्यक्ति की भिन्नताओं का ध्यान रखना, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, ये बात सही है, लेकिन अगर ऐसा करे, शिक्षक इस बात को लेकर व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखे कि अरे ये बच्चा जो है ना, ये जो स्टूडेंट नंबर 1 जो है, या राहुल जो है ना, राहुल का पापा बहुत गरीब है, ठीक है, और दूसरा बच्चा जो है अमित है, अमित का पापा बहुत रिच है, अमीर है, ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर शिक्षक ये बात ध्यान रखेगा, ये गलत है ना, है। हो सकता है कि उस क्लास में, एक वर्ग में कोई बच्चा बहुत अमीर घर से आता हो, कोई बच्चा बहुत गरीब वर्ग से आता हो। क्या शिक्षक को चाहिए कि नहीं ये बच्चा तो अमीर है, ये बच्चा तो गरीब है, इसको ज़्यादा वर्ग से कम पढ़ा? ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये भी ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर उल्टा रिवर्स देखा जाए, सही है, लेकिन यहाँ बात होती है अवरोध की, है ना। तो रूढ़िबद्ध, देखिए रूढ़िबद्ध अपने आप में एक नेगेटिव, बहुत बड़ा नेगेटिव टर्म है ना।
देते हैं क्या क्या कहता है कि उसका पिताजी गरीब, वो क्या पढ़ेगा, वो तो गुंडा बन जाएगा, वो तो लफा बन जाएगा, उसका अच्छा संस्कार नहीं मिला है क्योंकि गरीब है। हम इस बात पे किसी तथ्य को नहीं पहचान सकते हैं कि उनका आय इनकम, उनका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है तो उनका बच्चा अच्छा नहीं होगा, बच्चे का संस्कार अच्छा नहीं होगा, उनका समाज बुरा है तो बच्चे का विकास भी बुरा होगा। ये 100% संभव नहीं होता है। कोई बच्चा बहुत गरीबी स्थिति झुग्गी एरिया से आता है और IAS में टॉपर कर जाता है, वो क्या होता है फिर? तो रूढ़िबद्ध वो बातें होती है जो मैंने कुछ देर पहले कहा था, वो बातें अंतर करना, ये बच्चा अमीर और ये बच्चा गरीब है, अंतर कर लिया मास्टर तो क्या हो गया यहाँ पे क्या होगा? बच्चे के विकास में क्या होगा? बच्चे के विकास में समावेशन में क्या होगा? फर्क आएगा ना। वो क्या होगा? सीख पाएगा नहीं, वो तो इस चिंता से ग्रसित हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, हमको कम पढ़ाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा सही से, उसको अच्छे से बता रहा है। तो ऐसा एक शिक्षक को भेदभाव नहीं करना चाहिए। और ये परंपरागत होती है ना। पहले क्या था, कोई बड़ा बच्चा है, कोई बड़ा फैमिली का है तो उसको सबसे आगे बिठाओ। अरे इसका बाप बहुत अमीर है, इसको आगे बिठाओ। ये तुम गरीब है, तुम पीछे आके लाओ बोरा, पीछे तुम बैठो। ये उसी में आता था पहले परंपरा में। बड़े वर्ग का बच्चा है तो आगे बैठेगा, जो पीछे का उसका पीछे बैठाओ, जो छोटा गरीब है छोटे वर्ग से आता है उसको पीछे बैठाओ। ये रूढ़िबद्ध अभी तक चली आ रही है, ठीक है ना। और स्थापित धारणाएं वही चीज़ है, मान्यता है। ये बच्चा अच्छा कपड़ा नहीं पहना, क्या पड़ेगा भगाओ इसको, ये मान्यता हो जाती है इंसान में। या बहुत ऐसे टीचर हैं, शिक्षक हैं, जो धारणाएं बना लेती है कि अच्छा कपड़ा नहीं पहना है, क्या पड़ेगा, क्या संस्कार होगा, बाप में कैसा होगा। ऐसा नहीं है, वो अच्छा कपड़ा नहीं पहना, कपड़ा मैला पहना है, क्या पता उसका स्कीमा, उसका ब्रेन बहुत तेज हो, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ए, रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, ठीक है। चलते आगे प्रश्न में। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछेगा। जो मैं बता रहा हूँ आप कहें कि हाँ सर बड़ा मजा आया, वो तो वही आ गया जैसे आप पूछे थे। लेकिन CTP सॉल्व करने के लिए आपको सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो होती है इनका शब्द का जाल। इस शब्द के जाल से आपको उबरना पड़ेगा, इसके जाल से उबरना पड़ेगा। सीटेट या सीट बहुत इजी एग्जाम होता है। शर्त यही है कि आपको प्रश्न में दिए गए शब्द का अर्थ स्पष्ट हो आपके ब्रेन में, आपके स्कीमा में, आपके समझ में। अब देखिए यहाँ पे लिखा एक वर्ड है, मेरे ख्याल जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पर, उसे शायद पता नहीं होगा पठन वैकल्प। बहुत को पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा। वैकल्प लिखा है, वैकल्प का मतलब ये होता है विकार, ठीक है ना। वैकल्प का मतलब क्या होता है? वैकल्प मतलब विकार, है ना। पठन विकार यानी कि असमर्थता, है ना। कहते बच्चे असमर्थ है ना, बच्चे सही से पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। हो सकता है कि उसको कोई आनुवांशिकता विकार हो। तो क्या है, पठन वैकल्प प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है या बना देता है? देखिए पठन वैकल्प की बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात हुई डिस्ग्राफिया भी कहते हैं अंग्रेजी में, डिस्ग्राफिया। पठन वैकल्प की बात है, यानी कि पढ़ना में क्या क्या आएगा, पठन में क्या क्या आएगा, लिखना आएगा ना, लिखना आएगा, बोल कर पढ़ना आएगा, है ना, पढ़ना भी आएगा इसी में, लिखना पढ़ना पठन वैकल्प में ही आएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, वाचन मतलब क्या होता है, यहाँ होता है इसका मतलब होता है बोलना, वाचन का मतलब होता है बोलना, ठीक है ना। और प्रश्न है कि पठन वैकल्प प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है। आप इन सब का मीनिंग साफ जान जाइए। प्रश्न कोई दम नहीं होता, कुछ नहीं होता, बहुत आसान प्रश्न होता है। साफ जानिए, पठन मतलब लिखना पढ़ना से मतलब है, या तो लिखना या तो पढ़ना, ठीक है ना। कि क्या बोलना से मतलब हुआ, नहीं हुआ, लिखना से मतलब हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, सुनना से मतलब हुआ, नहीं हुआ, ठीक है ना। इससे मतलब नहीं हुआ, इससे मतलब नहीं हुआ, इससे मतलब नहीं हुआ, मतलब हुआ लिखने से। मैंने कहा अभी पठन वैकल्प का मतलब होता लिखना और पढ़ने से संबंधित बातें होती है, वैकल्प होती है, विकार होती है, प्रॉब्लम्स होती है। तो ये कहाँ पे लाइक करेगा, कहाँ एग्जिस्ट करेगा, वो है स्केच बनाना। जब बच्चा स्केच बनाएगा, मुखड़ा बनाएगा, है ना, दो आँख देगा, नाक देगा, हंसता मुखड़ा बनाएगा, इसे करेगा, है ना, बाल दे देगा बच्चा, देखिए उसको करते हुए ऐसा ऐसा करेगा। राजू का फोटो बन गया, राजू देख भी रहा है ना। तो कुछ बच्चे की चीज़ आता ही नहीं है ना, उसे कुछ भी लिखने के लिए कहिएगा, वो लिखेगा तो बहुत जगह अटकेगा। इसका मतलब अगर कोई बच्चा लिखते लिखते अटक जाता है,
लिख नहीं पा रहा है, इसका लेखनी में सुगमता नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे में पठन वैकल्य है। इसका ये सब बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। आई थिंक 1 आवर, 1 घंटा। प्रश्न आगे देखिए, साफ लिखा हुआ दृष्टि बाधित, क्या इसमें कुछ है? दम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हलवा हलवा कुछ नहीं है, क्या है? दृष्टि बाधित, अंधरा, अंधा, ब्लाइंडनेस, साफ, इसको जिसका आंखें में काम करता है। बताइए भैया, साफ लिखा हुआ आंख काम नहीं करना, वही ना अंधा हुआ। आंख काम नहीं करना। जो बच्चा दृष्टि बाधित है, बड़ा शब्द मत सुनिए, इजी शब्द सुनिए। अपने भाषा में कहता है बच्चा का आँख खराब दिखता ना, अरे अंधरा गया है क्या? दृष्टि बाधित, सूझता ही नहीं है उसको, तो क्या है, उसको कैसे पढ़ाएंगे? दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? बच्चा अंधा है, देख नहीं पाता, ऐसे करना है ना? तो अब क्या अध्यापक, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, जितनी अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं श्याम पट पर लिखे। अरे भैया, जब लिखेंगे तो देखिए वो तो अंधा है ना, तो कैसे दिखेगा? ये तो बात, यही गलती हो गया है ना। और अंधा विद्यार्थी आगे बैठा हुआ है, हम लिख देंगे कुछ बोर्ड पे, मास्टर पढ़ाना लिख करके, समझ उसको आएगा? कभी समझ नहीं आएगा। ये तो हो गया मतलब, ये तो बेकार हो गया, एकदम खत्म है ये तो। चलिए बी में देखिए, बी में क्या है? कक्षा में सार्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित कर। बताइए, अगर बच्चे को पढ़ाएंगे कुछ ऐसे खास साइंटिफिक या फिर ऐसा खास इंस्ट्रूमेंट से, है ना, उपकरण से पढ़ाएंगे, कुछ किसी चीज़ की सहायता से पढ़ाएंगे जो अंधा है, ताकि उसको समझ आ जाए चीज़ें, तो क्या अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात है। हम क्या करें उसको, नहीं इससे मत पढ़ाओ, सीख जाएगा, तो ये गलत लिखा, ये ऑप्शन बी जो है गलत लिखा हुआ है। हमें जबकि उपकरणों की सहायता से ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जो अंधा बच्चा होता है, जिसका आँख काम नहीं करता, जो ब्लाइंड है, दृष्टि बाधित है, हम उसे उपकरणों की, साइंटिफिक उपकरणों की सहायता से शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। इसमें एक नहीं, उसको की क्या कह रहा है, नहीं पढ़ाना चाहिए, तो तुम भी गलत हो, जाओ भागो, ये भी गलत, ये भी गलत। सी में देखिए, सी में कह रहा है कि लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से, हाँ, संप्रेषित। संप्रेषित का मतलब होता है बोलना, बातचीत, है ना। रे बाबू, नहीं दिख रहा तुमको, तो हे ही सुन रहा है ना, कान तो खुला है ना। संप्रेषित करना, उसे हम सुना के पढ़ाएंगे ना। तो लिखित सूचनाओं को हम लिख दिए बोर्ड पर। राहुल बैठा है, राहुल अंधा है, हम बोले राहुल हम ये लिखे हैं सूचना। सूचना का मतलब ये होता है, राहुल सिर्फ सुन रहा, अच्छा सा सूचना लिखे, है ना। तो लिखित सूचनाओं को बोर्ड पर लिखा हुआ बात है, उसको हम क्या करेंगे, हे अभी संप्रेषित हो रहा है, हम बोल के आपको पढ़ा रहे हैं, यही संप्रेषण है ना। बातचीत के माध्यम से बोल के सुना करके करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, शिक्षण देना चाहिए। तो ये तो बहुत राइट है, बहुत राइट है। कोई अंधा है, देख नहीं पाएगा, तो भाई सुनो, कम से कम सुन के सीखो, सुन के पढ़ो, सुन के अपने अधिगम को सार्थक करो, सिंपल। ऑप्शन डी आइए, इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल से कार्य देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जब उसको बहुत इजी काम में, तो क्या होगा, उसका विकास वही ठप हो जाएगा, बस वो इजी काम खोजेगा, है ना। जबकि शिक्षण विधि कहता है कि बच्चों को अपने स्कीमे का इस्तेमाल करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। अगर वो सृजनात्मक नहीं होगा, तो क्रिएटिव नहीं होगा, तो काम कैसे कर पाएगा, समस्याओं का हल ढूंढ कैसे पाएगा। इसलिए बच्चों में क्या होना चाहिए, कार्य ना सरल हो और ना ही मुश्किल हो। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न में। 19 नंबर प्रश्न है। 19 में लिखा हुआ स्वलीनता विकार से। स्वलीनता का हम बार बार बोल रहे हैं, अगर आपको सीटेट पास करना है तो उसका एक के इलाज है, इस दर्द का एक इलाज है कि शब्द के जाल से बचिए। शब्द के जाल, शब्द का जाल हर किसी को फांस लेता है, ठीक है। सीटेट में शब्द का जाल इतना है कि आप शब्द को समझ नहीं पाएंगे तो प्रश्न को समझ नहीं पाएंगे, जब प्रश्न को समझ नहीं पाएंगे तो ABCD ऑप्शन का हलवा आंसर देंगे, कुछ नहीं आंसर दे पाएंगे। समझिए पहले, ये एक शब्द है। अब इसका मतलब क्या, स्वालीनता। बहुत को समझ आ रहा होगा और बहुत को समझ नहीं आ रहा होगा। स्वालीनता मतलब क्या, खुद में लीन है। जय गणेश, जय महादेव, ठीक है ना, खुद में लीन है। बच्चा खुद में लीन है कि इसे बात करने में शाई होता है, हम बात नहीं करेंगे। दोस्त बनाने में शाई रहता, हम दोस्त नहीं बनाएंगे। स्वालीनता ये अपने आप एक विकार है ना, इसको प्रॉब्लम्स कहा जाता है, एक प्रॉब्लम है। ऐसा आपको बहुत बच्चा मिलेगा, देखिएगा। अगर यहाँ पे 10 बच्चा खेल रहा है या बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे झुंड खेल रहा है,
उसमें से एक बच्चा अलग अलग थलग बैठ करके वो क्या करेगा, बस देखेगा। एक बच्चा यार उठ के जाएगा ना, अरे तुम क्या कर रहे हो राहुल, बैठ के चलो ना खेलते हैं, क्या बोल रहे हैं, हम नहीं खेलेंगे, हमको नहीं खेलना है। वो बहुत शाही होता है, खुद में ही छुपा रहता है हमेशा। स्वाधीनता उसको विकार होती है, स्वाधीनता को एक प्रॉब्लम होती है। स्वाधीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों के प्रतिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? प्रतिनिधिक पहचान लंबा टॉपिक है। ए ऑप्शन पढ़ते हैं, उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल, अवेक्षशीलता, ठीक है। सी अबुद्ध संप्रेषण कौशल, औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर। ये अगर बच्चा स्वाधीनता विकार से ग्रसित है, इसका मतलब ये नहीं होता ये बच्चा भोंदू है, कतई नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं था ये बच्चा जो है ना भोंदू है, इसको कुछ नहीं आता है। हो सकता है इसको बहुत कुछ आता हो, ऐसा अक्सर पाया जाता है। जो बच्चा अकेले में रहना पसंद करता है ना, उसका दिमाग बड़ा तेज होता है, ठीक है। तो क्या होता है, चाहता है कि मैं किसी से जुड़ूं, और वो क्या होता है, ये ना प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में बहुत आगे होता है। ये हमेशा दिमाग, हमेशा ब्रेन काम करता था, अच्छा ये कैसे हो, ये कैसे, खुद में सोचना आता है। अगर देखा जाए तो कुछ साइंटिस्ट ऐसा है, वैज्ञानिक ऐसा है, जिसको देखा जाए वो खुद इस प्रॉब्लम से ग्रसित थे बचपन में ही। सब खेलता था, वो जाकर कहीं चुचा पुछा रहता था। आज वो बहुत ऐसा आविष्कार किया है जिसकी दुनिया कायल है, दीवानी जिसकी दुनिया है ना। उसका नाम बोल रहा हूँ अभी राइट नाउ। चलते हैं, स्वाधीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रतिनिधिक पहचान विशेषता निम्न में से क्या है? उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल, इसका आंसर हाफ, ठीक है। अब ऐसे इसका जो आंसर निकालना एग्जाम में ऐसे मन में, चलो कुछ सही लग रहा है, ठीक है। अवेक्षशीलता तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या उसमें समझ नहीं होती, क्या वो चलता नहीं है, क्या वो चीज़ कर नहीं पाता, बिल्कुल कर पाता है। अबुद्ध संप्रेषण कौशल क्या है? अभी बताए थे, वो बच्चा अक्सर बात नहीं करेगा, खेलेगा नहीं, किसी से मिलना पसंद नहीं करेगा, किसी को दोस्त बनाना पसंद नहीं करेगा। हम एक बात पीछे बोले थे, संप्रेषण मतलब बातचीत। वो किसी से बात करना पसंद नहीं करेगा, वो खुद में ही रहेगा, स्वलीन, खुद में ही लीन रहेगा। तो उसका क्या होगा, उसका बातचीत करना औरों से बंद रहता है, अवरुद्ध रहता है। तो ये अवरुद्ध संप्रेषण कौशल अच्छा टॉपिक है, ये जल्दी नहीं आता है, ठीक है। आगे बढ़ते प्रश्न में। 20 प्रश्न देखिए, 20 प्रश्न में लिखा हुआ, बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है ना? परिलक्षित होती है, हम ये कैसे मान लें, एक शिक्षक ये कैसे मान ले कि बच्चा जो है वो बच्चे में इंटेलिजेंसी काफ़ी अच्छी है, बच्चे का जो स्कीमा का स्तर काफ़ी अच्छा है, कैसे मान लेंगे? एक शिक्षक कैसे मान लेंगे जब तक उसे कोई कार्य या कोई लक्ष्य दिया ना जाए, ठीक है। ऑप्शन 1 में देखिए लिखा हुआ है, बुद्धि का निम्न स्तर कभी मिलेगा। जो बच्चा बहुत प्रतिभाशील है, टैलेंटेड है, उसका बुद्धि क्या निम्न होगा? कभी नहीं होगा, गलत बात है ये। ऑप्शन बी देखिए, बोध गम्यता का उच्च स्तर, सही है, हाफ सही है, हाफ मन में रखिए कि हाफ सही बात है। तीसरा ऑप्शन चलते हैं, कार्यों को आसानी से छोड़ देना, गलत है। जो बच्चा तेज होगा ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो काम करेगा, सॉल्व करेगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी देखते हैं, छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करके कर पाने की अक्षमता। नहीं, साफ लिखा है कि बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो अक्षमता कैसी वाली बात हो जाएगी, तो और बिल्कुल गलत है, तो जड़ से खारिज हो जाता है। ये खारिज है, ये खारिज है, ये हल्का सही है, और ये देखिए बुद्धि का निम्न स्तर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो बच्चा तेज है, प्रतिभाशीलता उसमें, ठीक है, तो वो हम उसे कोई काम देते हैं, चाहे काम जटिल हो चाहे काम आसान हो, लक्ष्य वाला काम देते हैं कि राहुल तुम्हें ये काम करना है। तो अगर बच्चा प्रतिभाशील है, बच्चा की समझ, बुद्धि, स्कीमा, ब्रेन बहुत तेज है, काम आसानी से कर लेगा और काम कर ही लेगा। तो क्या हो सकता है, बोध गम्यता का उच्च स्तर, समझ की जो स्तर लेवल वो बड़ा होगा उसका, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते हैं आगे। अभिकथन देखिए, वो ये स्टेटमेंट है और उसका तर्क है, आपको बताना है कि ये बात कितनी सही है, ठीक है। देखिए, विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की और लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए। बहुत सही बात है, सही बात है। नवीन ज्ञान है ना। हम एक काम करते हैं, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएं, ठीक है। एक गणित का कॉन्सेप्ट है, मान लेते हैं गणित का एक कॉन्सेप्ट है, भाग का है ना, डिवीजन का कॉन्सेप्ट है। हम क्या इसको पढ़ा के
ये हम क्या कहेंगे, हम एक शिक्षक हैं तो क्या बोलेंगे, इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, नहीं, इसका अनेक कॉन्सेप्ट हो सकता है। नवीन ज्ञान है ना, इसका मतलब बुद्धि का अंत नहीं है, बुद्धि कहीं अंत नहीं होता, बुद्धि हमेशा बढ़ता रहता है, बुद्धि या ज्ञान हमेशा बढ़ने की चीज़ होती है, ठीक है ना। तो नवीन ज्ञान के सृजन की और लक्षित पाठ्यचर्या पर बदलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि हमेशा कुछ ना कुछ न्यू सिखाते रहिए स्कूल में। चलिए तर्क देखिए, तर्क इसका क्या कहता है, बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन मतलब नया ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी बच्चे को कोई काम दीजिए और वो काम नहीं कर पाता है तो वो क्या करेगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट दिमाग में लाएगा, अरे ये काम कैसे नहीं हुआ, इसको ऐसे करते हैं, ये कॉन्सेप्ट, अच्छा ऐसे भी नहीं हुआ, इसको ऐसे करते, ऐसे भी नहीं हुआ, वो क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट या अवधारणा क्या, अपने आप पे ज्ञान ही है वो भी, ठीक है, वो अपने आप में ज्ञान है, समझ है। तो बच्चे क्या होता है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नई नई कॉन्सेप्ट, नई नई अवधारणाओं को चुनता रहता है। तो दोनों ही बात सही है इसमें, ठीक है, कथन भी और तर्क भी, ठीक है, ये बात दोनों सही है और सही व्याख्या करता है, इसलिए आज इसका आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल ए राइट आंसर। प्रश्न 22 देखिए, विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए, क्या देना चाहिए, बच्चा खूब कूटो मारो, नहीं पढ़ता है तो नहीं, कभी नहीं। ऑप्शन ए पढ़िए, सीखी गई सामग्रियों को जो का त्यों कह देना, पर गलत बात है। मास्टर क्या आएगा, अरे कल जो तुम पढ़ा था वही आज ही पढ़ो, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा होता है लेकिन वही चरवा मास्टर सब करता है। ऑप्शन बी में चलते हैं, पाठ्य पुस्तक से सीखना, नहीं, ये भी आंसर कुछ हद तक सही है लेकिन कुछ हद तक गलत भी है। अगर बच्चा का शिक्षा का केंद्र पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित रहेगा तो आगे क्या सीखेगा, सृजनात्मकता नहीं आएगी उसके अंदर। सीन देखिए, संदर्भित अधिगम, बहुत सही। विद्यालयों को किस पर बल देना, इसका बहुत सिंपल आंसर देख लीजिए आप, बहुत आसान तरीके से समझिए इसको। सी आंसर इसका बिल्कुल राइट है, आगे नहीं बढ़ना है। संदर्भित, क्योंकि इस पर साफ साफ लिखा हुआ कि विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए। अगर कोई चाहता है बच्चा कि मैं इंजीनियर बनूं सर, है ना, मैं इंजीनियर बनूं और मैं डॉक्टर बनूं, है ना, अगर इसको आप कहेंगे कि नहीं तुम एक काम करो तुम साइंटिस्ट बनो, तो क्या होगा, उसका अधिगम रुचि खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अगर उसी बच्चा को डॉक्टर के लिए हम उसे डॉक्टर से संदर्भित अधिगम, डॉक्टर से संदर्भित जो पाठ्य पुस्तक या पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या पढ़ाएंगे सिखाएंगे तो उसकी रुचि पहले से बढ़ी हुई है, उस चीज़ को जल्दी ग्रैब करेगा, जल्दी समझेगा, हाँ हाँ मज़ा आ रहा है, अच्छा हाँ डॉक्टर में ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। यानी कि सक्सेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट इंटरेस्ट। अगर आपकी रुचि अभी रुचि नहीं है तो आप सीख नहीं पाइएगा, अधिगम नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है। तो संदर्भित अधिगम वो चीज़ सिखाइए बच्चों को जो उसके ट्रेन प्रवृत्ति से जुड़ता हुआ हो, ताकि बच्चा जल्दी अधिगम सीख पाए और सार्थक अधिगम हो, ठीक है। चलते हैं ऑप्शन 23 में, देखिए 23 का क्या है, प्रेरक अधिगम। ये प्रश्न आता है फिर आएगा, जैसा मेरा मानना है। प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। प्रेरक अधिगम परिवेश, देखिए प्रेरक का मतलब हो गया इंस्पायर, किसी ने अच्छी बातें कही, अरे वाह बड़ा अच्छा बात लगा था, बहुत अच्छा बोला हुआ आदमी है ना, हमको भी ऐसे करना चाहिए, प्रेरणा मिल गई, कुछ करने की ललक बढ़ गई, ठीक है। अधिगम मतलब क्या, सीखने की ललक, प्रेरणा, सीखने की प्रेरणा, सीखने की ललक, सीखने की चाहत, सीखने की डिजायर बढ़ गई, इच्छा बढ़ गई। प्रेरक अधिगम परिवेश तो क्या मतलब, माहौल है ना, माहौल, परिवेश का मतलब होता है माहौल, है ना। डंडा जहाँ पे छुट्टा मारेगा बच्चा, है ना, जुआ खेलेगा वहाँ बैठ के सीख जाइएगा, जुआ खेलना ही सीखेगा। और जहाँ पे पढ़ाई होगा, अधिगम होगा, बेहतर चीज़ें होंगी, वहाँ बेहतर चीज़ें सीखेंगी। इसका मतलब साफ है कि हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो सोशल होता है, हमारा जो समाज होता है, सोशल होता है, परिवेश होता है, वो हमारे अधिगम पर विशेष प्रभाव डालता है, ठीक है। तो प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना, क्या बात, स्व मतलब क्या, खुद अधिगम, खुद के सीखने के अवसर को, चांसेस को कम कर देंगे, है अपने ज़्यादा मत सीखो हम सिखा देंगे, नहीं, ऐसा होना चाहिए कि खूब करो, अपने से सीखो, खूब सीखो। यहाँ लिखा है कम कर देना, गलत, गलत, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी में आइए, स्व आकलन हेतु अवसर देना, बहुत सही, अच्छी बात है, आकलन देना, ठीक है, अवसर देना, सॉरी, स्व आकलन हेतु खुद से सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए बच्चों को मौका देना चाहिए, अवसर देना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है।
सीम चलते हैं, विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावनाओं को बढ़ा देना है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, गलत है बिल्कुल, है ना। प्रतिस्पर्धा बढ़ा देंगे बच्चे के अंदर तो क्या होगा, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो क्या होगा। बच्चे जो बच्चे होते हैं ना, यहाँ संदर्भ है कि बाल केंद्र से हम CDP अगर सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये बाल केंद्रित शिक्षा होती है ना। बाल क्या है, बाल केंद्रित है, ये चाइल्ड सेंटर्ड है ना, CHILD चाइल्ड सेंटर है ना, चाइल्ड सेंटर्ड है, तो हम बच्चों को लेकर चलेंगे ना, है ना। तो विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावनाओं को बढ़ा देना है, वो बहुत सीख रहा था, हम भी सीखे, ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें क्या है, उसको कॉम्पिटिशन में लाएंगे, ये काम को तुम ज़्यादा सीख लोगे ना, तुमको अच्छा मानेंगे हम, है ना। तो इसको तुम टप जाओ आगे, इससे ऊपर चले जाओ, ये 8 नंबर लाया था, तुम 50 नंबर लेके दिखाओ, तुमको आगे बढ़ जाए, ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन ये इससे क्या होता है, प्रतियोगी भावना में क्या होता है, अगर बच्चा जब तक पास कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बेहतर कर रहा है, तब तक भैया बड़ा अच्छा है, ठीक है, बड़ा नाम कमा रहा है। जैसे ही वो डाउनफॉल हुआ, गिरा, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, क्या होगा, है बकवा, कल तुम अच्छा पढ़ रहा था, आज तुम कैसे बकला गया, क्या होगा, उसका स्तंभेग है, उसकी जो भावनाएं हैं उस पर वो आहत होंगी, उस पर ठेस पहुंचेगी, और उसका मनोबल जो है, मन का जो बल है वो गिरेगा। इसलिए बच्चे को चाहिए कि खुद से सीखो, कॉम्पिटिशन मत करो, जितना हो सके ज्ञान अर्जित करो खुद से ही, और बाकी तो स्कूल है ही कारक। देखिए D, मानकीकृत पाठ्यचर्या का अनुसरण करना, मानकीकृत पाठ्यचर्या का, है ना, स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क का, है ना, क्या कर सकते हैं बताइए, हैं कि जो हमने कह दिया कि आज दिन में अगर फिजिक्स पे लिखा हुआ है सूरज दिन में उगता है और चांद जो है दिन में उगती है, तो क्या दिन में सिर्फ रात में उगती है चांद, है ना। तो ऐसा नहीं मान लेंगे, मानकीकृत पाठ्यचर्या का मतलब होता है जो वो पाठ्यचर्या जो आपको किसी गवर्नमेंट या किसी संस्थान द्वारा मिली हुई है, नहीं, इससे अधिक या इससे ऊपर भी पढ़ना, अधिगम करना, सीखना आवश्यक है, तभी रचनात्मक अधिगम सार्थक होगा। चलते हैं आगे, रपट, ये देखिए कथन देखिए, अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का स्वतत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। सही विकल्प चुनिए। देखिए यहाँ पर ध्यान दिए, अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सतत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य, है ना, परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। स्वतत्व संबंधित, अगर हम ये मान लें कि शिक्षा सीमित है, ठीक है ना, ज्ञान सीमित है ना, ज्ञान सीमित है, तो क्या ये बात सत्य है? नहीं सत्य है। आपका जो स्कीमा है, आपका जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, ये तो अनंत है, अनंत है, ब्रह्मांड, कॉस्मोस है ना। आपका जो स्कीमा ब्रेन होता है वो कॉस्मोस होता है, उसका अनंत सीमाएं होती है, वो लिमिट ही नहीं, लिमिटलेस होती है ना। और क्या होता है, ज्ञान और संबंध परस्पर होता है। किसी चीज से संबंधित है, किसी संबंध रखते हैं तो वहाँ पे ज्ञान होगा, ठीक है ना। अगर इसको देखा है, थोड़ा डीपली बात है, आप ये इतना समझिए कि अध्यापक को ये ऐसा कभी नहीं चाहिए कि वो क्या करे, संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे, करना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ कह के कि ये जो बातें लिखी वही सत्य नहीं, उससे आगे भी सत्य है ना, उससे आगे भी ज्ञान है। ज्ञान लास्ट नहीं है, ज्ञान अंतिम नहीं होता, ज्ञान और ज्ञान है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये तो गलत है, ये गलत है, एक और दोनों सही नहीं है, ए और दोनों सही नहीं है, ए और दोनों सही नहीं है, ए और दोनों गलत है। इसका देखते लॉजिक क्या है, तर्क क्या है। योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके सीखने के लिए परिप्रेक्षित करता है, ये अभिप्रेरित करता है। योग्यता का संबंधित परिप्रेक्ष्य नहीं, आप किसी योग्यता को नहीं माप सकते हैं, किसी भी इंसान या किसी बच्चे या किसी विद्यार्थी, किसी भी चीज़ की या कोई जीव की योग्यता को आप नहीं नाप सकते। ऐसा कोई मशीन नहीं है जो एग्जैक्ट बताए उसके अंदर कितना ज्ञान का भान है, कितना ज्ञान है, ये कोई नहीं कह सकता है। लेकिन ठीक है, तो क्या होता है, जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, उसको हम माप नहीं सकते। ये दोनों बात गलत है, अभिप्रेरित नहीं करना चाहिए।
ये होना चाहिए कि तुम और सीखो और सीखो और सीखो, समथिंग न्यू, लर्निंग समथिंग न्यू, हमेशा आगे इसमें सीखते रहना चाहिए। ठीक है, ये दोनों ही बात गलत हो गई यहाँ पे, दोनों ही बात खारिज होती है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से देखिए एक बात है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा कि आप एक काम कीजिए, अगर आप मोटे तौर पे हम कहें तो CDP मेरे ख्याल से एक बार पढ़ने का चीज़ है। ये बात को बस घुमाता फिराता है, एक ही बात घुमाएगा, एक ही बात बनाएगा, बात को बस बनाता है कुछ नहीं इसमें। ठीक है, सबका मीनिंग सबका मतलब अर्थ तकरीबन सेम ही होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 25 पर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है? हाँ, चांसेस है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस, अवरोध पैदा हो सकती है। किसके द्वारा? ऑप्शन है कार्यात्मक स्थिरता द्वारा, संज्ञात्मक सुनो ये तो सही है, लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, अगर समस्या का समाधान कर रहे हैं, इसका मतलब हम ब्रेन का यूज़ कर रहे हैं, स्कीमा यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, लचीलापन हो तो आसान हो जाता है ना। मतलब हंसते खेलते काम को करना आसान होता है, मतलब फ्लेक्सिबल काम हो तो इजी है, काम जल्दी हो जाता है। अपसारी चिंतन, ये तो बड़ा ऊपर चला गया। अपसारी चिंतन का मतलब यहाँ पर नैरो से है, नैरो मतलब संकुचित, है ना, कि बस हम यहाँ से, है ना, बृहद से हम निम्न की ओर आ जाते हैं ना, इससे मतलब है बृहद से निम्न की ओर। अपसारी चिंतन विमर्शात्मक विमर्शात्मक लेखन मतलब सोचने पर, थिंकिंग मतलब कि विमर्श करने, यानी कि थिंकिंग राइटिंग। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, समस्या समाधान में अवरोध पैदा कर सकता है। अगर कोई बच्चा कोई कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, चाहे लिख के बोल के, चाहे कैसे भी, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली कैसे भी सॉल्व कर रहा है, अगर वो करे ही नहीं तो, समस्या सॉल्व करे ही नहीं तो क्या होगा? वो कार्यात्मक स्थिरता करना बंद कर दे तो समस्या सॉल्व होगा? कभी सॉल्व नहीं होगा। जो समस्या जो प्रॉब्लम है वो कभी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ए कार्यात्मक स्थिरता। वो काम करना ही बंद कर दे तो काम होगा ही नहीं, प्रॉब्लम जो समस्या वो सॉल्व नहीं होगा, है ना। 26 अभिवेदन देखिए, आप अध्यापकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें। बिल्कुल सही बात है। और तब देखिए, ये भ्रांतियाँ वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप हैं जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ साथ अंतः क्रिया करके आधार बना लेते हैं, और ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। दोनों ही बात बिल्कुल सही है। ठीक है ना, हमें समस्या को अनदेखी नहीं करनी चाहिए, समस्या पे हमें तर्क करनी चाहिए, सोचनी चाहिए, उनकी भ्रांतियों को दूर करनी चाहिए ताकि समस्या सॉल्व हो पाए। ठीक है, इसलिए आज तो इसका आंसर ए और आर दोनों सही होगा, और ए की सही व्याख्या करता है आर। ठीक है, चलते आगे, इस प्रश्न आगे चलते हैं। 27 देखिए प्रश्न, भावनाएं मतलब हो गया यहाँ पर संवेग, है ना। संवेग क्या है? संवेग मतलब कि इमोशनल या इमोशन, संवेग। भावनाएं क्या है? हाँ, किसी बच्चे का भावनाएं क्या होगा? किसी बच्चे की भावनाएं हीन भावनाएं होंगी, बेकार भावनाएं होंगी। किसी बच्चे की भावनाएं बहुत सुस्त होगी, है ना, यार मैं तो पढ़ नहीं पाता, मुझे अच्छे नंबर नहीं आते क्लास में, रिजल्ट अच्छा नहीं हो पा रहा, मैं रिजल्ट बेकार जा रहा हमेशा। तो क्या होगा? बच्चे की भावनाएं कैसी होगी? बच्चे की भावनाएं संकुचित हो जाएगी, बच्चे की भावनाएं नैरो हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, है ना। उनका फिर दिल आगे करने का नहीं करो। ठीक है, भावनाएं। अब ऑप्शन बढ़ते हैं। ऑप्शन लिखा हुआ ए, देखिए, अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती, लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव डालती है। ठीक है, अधिगम को, ठीक है, सी देखिए, सी अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, साथ ही स्मृति को भी। ठीक है, याद सही बात है। किसी बच्चे का, कोई बच्चा बहुत अच्छा नंबर नहीं लाता क्लास में, एग्जाम अच्छा रिजल्ट उसका नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है क्या वो आगे सीख नहीं पाएगा, उसका मन भटकेगा, उसका मन भिन्न होगा,
उसका जो मन है फिर पढ़ने का आगे नहीं करेगा, तो क्या होगा, अधिगम करने का मन नहीं करेगा, सीखने का मन नहीं करेगा। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, साथ ही स्मृति को भी, ठीक है। वो पढ़ना छोड़ देगा, सोचेगा कि हम तो बेकार इंसान, हम तो पढ़ ही नहीं पाते हैं, कितना पढ़ते हैं तब भी नंबर बेकार आता है, तो क्या होगा, उनकी भावनाएं क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। जो उसका संवेग है वो दुखी हो जाएगा, अच्छा ने कुछ नहीं करा लाइफ में कर पाए, नौकरी नहीं मिली अभी तक, सुस्त होकर बैठ गया, नौकरी नहीं मिली, चलो क्या करते हैं, गुटखा बेचते हैं, बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं, है ना, कोई गम आ जाएगा बहुत बड़ा, ठीक है। चलते अगले प्रश्न में इसका सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न है, विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य वही है, अप्रासंगिक का मतलब होता है जो कार्य संबंधित नहीं है। हम आपको सिखा रहे हैं कि हम सिखा रहे हैं कि कैसे बनाते हैं बर्गर, है ना, कैसे बनाते हैं बर्गर, ठीक है। और उससे पहले हम क्या बताएंगे, आपको बहुत मन है खाने का बर्गर, सिंपल एग्जांपल, तो आप क्या कीजिएगा, सीखने में मजा आएगा आपको, है ना। और आपको हम सिखा रहे हैं बर्गर, आपको आपको बर्गर खिलाते भी हैं, खिला भी रहे हैं, मान लीजिए। ऐसा समझिए कि एक विद्यार्थी को बायोलॉजी बहुत अच्छा समझ आता है, ठीक है, बायोलॉजी में उसका इंटरेस्ट है, डॉक्टर बनना चाहता है। एक बच्चे को भौतिक अच्छी समझ आती है, वो इंजीनियर बनना चाहता है। तो अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है, उसे भौतिक जब पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब उसे भौतिक पढ़ाया जाएगा क्लास में, वर्ग में, वो बहुत मज़े से उसको पढ़ेगा, जल्दी समझेगा उस चीज़ को। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभिप्रेरणा है, जो चीज़ें होती है वो प्रासंगिक हो, मतलब संबंधित हो, क्या हो, संबंधित हो। तो चीज़ें बहुत आसान है, अधिगम आसान, संबंधित होगा तो सीखना आसान होगा, सीखना सीखना आसान होगा, इजी होगा। वो चीज़ जो आपको बड़ा मज़ा आता पढ़ने, वो चीज़ पढ़ाएंगे तो आप इजी सीख पाएंगे। आपका अधिगम बहुत सुगम तरीका से, आसान तरीका से और सफल सार्थक अधिगम होगा, ठीक है। तो ये तो बात नहीं है, अगर आपको भौतिक पढ़ा रहे हैं, आपको इंजीनियर बनना है, तो क्या हम भौतिक नहीं पढ़ाएंगे, आपको मज़ा आएगा, नहीं आएगा, भौतिक पढ़ने मज़ा आएगा, ठीक है। विपरीत होते हैं यदि कोई कार्य और अप्रासंगिक हो, संबंधित नहीं हो, गलत बात है, गलत ऑप्शन है। बी में चलिए, बिना किसी चुनौती वाला हो, यहाँ थोड़ा स्टे कीजिए, उसके जीवन से संबंधित हो, यहाँ स्टे कीजिए, बहुत ही अमूर्त हो, गलत, ठीक है ना। अभी यदि कोई कार्य उसके, देखिए ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा आंसर है, सबसे बेस्ट आंसर सी, देखिए सी राइट आंसर हुआ। कैसे, उनके जीवन से संबंधित हो, वही तो बात है। वो चाहता कि मैं इंजीनियर बन के इंजीनियर बनूँ, बहुत बड़ा जीवन, अच्छा लाइफ होगा मेरा, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बनूँ, और उसे वही सब्जेक्ट, वही विषय वस्तु उसे पढ़ाया जाता है क्लास में, तो जाहिर सी बात उसे क्लास में पढ़ने, वही सेम क्वेश्चन से पहले मैंने इसका जिक्र किया था, वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, सेम वही बात। मैंने कहा सीधी भी क्या करता है, घुमा फिरा के पूछता रहता है चीज़ों को, ठीक है। उनके जीवन से संबंधित हो, किसी को हीरो बनने का मन है, उसके मन है, उसको एक्टिंग सिखाएंगे तो मज़ा बहुत आएगा उसको सीखने में, तो इसका आंसर राइट रहेगा सी। विद्यार्थियों का क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की ओर अनदेखी नहीं करनी चाहिए, गलत बात है। वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करना, नहीं गलत हो गया, नकारात्मक शब्द आना ही गलत हो जाता है। अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए, अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए, सी। रुकिए यहाँ पर, डी में देखिए, विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से, हाँ अभी हम बोले थे कि शब्द, इससे पहले हम बोले कि शब्द जाल से बचिए, है ना, शब्द के जाल से बचिए, तभी क्या होगा, विषय को आप समझ पाइएगा, है ना। आप देखिए भौतिक में हमारे जो टॉपिक है, कहते हैं कि रैंडमली, है ना, रैंडम, है ना, या आप समझिए कहते हैं मेमोरी कहते हैं ना, मतलब क्या, अच्छा मेमोरी मतलब याददाश्त, ठीक है ना। अब कह रहे हैं, आपको क्या कह देंगे, स्मृति, हम बोलेंगे स्मृति, तो बहुत बच्चे को समझ ही नहीं आएगा स्मृति क्या है, तो ये बोल देंगे मेमोरी, अच्छा मेमोरी, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से एक शिक्षक को बचना चाहिए हमेशा। विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सीखने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए अध्यापक को हमेशा डिफिकल्ट वर्ड से, मुश्किल शब्द से बचना चाहिए। चलते लास्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है? ग्रेट। निम्न में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा, पढ़ने या समझने में, चीज़ों को समझने में बाधा उत्पन्न होती है? ठीक है, बाउंडेशंस आती है, स्ट्रिक्शंस आती है, रिस्ट्रिक्शंस आती है। ऑप्शन ए पढ़ते हैं, पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबंध करना। रुकिए यहाँ पर। ऑप्शन बी पढ़िए, विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव। यस यस, चलिए, बहुत सही बहुत सही। बहुसंवेदी उपागम का, संवेदी मतलब सेंसिटिविटी है, वो तो शिशु अवस्था में होता है। तो भैया बच्चा क्या 2-5 महीने का बच्चा स्कूल पढ़ने आएगा? कभी नहीं आएगा। ये बात एक कट जाती है ना। रचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्र प्रविधियाँ। ठीक है ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये तो अच्छी बात है, गुड, अच्छी बात है। यहाँ पे बोले कि बाधा उत्पन्न करती है, नेगेटिविटी की बात होती है ना। ऐसा क्या है जो बच्चों को सीखने में या अधिगम में डिस्टर्बेंस लाती है? तो वो चीज़ क्या हो सकती है? वो चीज़ हो सकती है विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव। अगर बच्चा विद्यालय, हम इससे पहले बताए थे, लीव वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है, सामाजिक सिद्धांत जो है, वो क्या कहता है? अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या होगा? स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या होगा? आपका विकास होगा? नहीं होगा। स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल से विमुख होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? विकास संभव ही नहीं है। अधिगम सीखना संभव ही नहीं। इसलिए विद्यालय या स्कूल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है शिक्षण में, अधिगम में, सृजनात्मकता में और बहुत सारे विकास में। ठीक है।